गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए केमिस्ट्री का 11वां क्लास लेने जा रहा हूं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें। केमिस्ट्री का पहले 10 क्लास लिया गया था और यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है से जखीरा लेकर के आया हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखेंगे और उसका जो है से सॉल्यूशन देखेंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वीडियो में आप शुरू से अंत तक बना रहेंगे और जो है से देखिए आगे जो है से क्वेश्चन हम बताते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन देखिएगा और दोस्तों के बीच इसको फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम नंबरिंग देते जाएंगे और इसके बाद जो है से उसको सोल्व करेंगे। आपको जो है से बिल्कुल वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो है से सॉल्यूशन देखना है। देखिए शाही कंसेप्ट, मेरा कंसेप्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि परमाणु शब्द का जनक, परमाणु शब्द का जनक किसको कहा जाता है? तो परमाणु शब्द का जनक यानी परमाणु शब्द की अवधारणा जो है से भारतीय क्या थे? भारतीय एक ऋषि थे जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था कनाद। यह जो है से एक योगी थे, धर्मात्मा महात्मा थे। तो इसका आंसर यह है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ला रहे हैं जिसको आप समझिएगा कि परमाणुवाद का प्रणेता, परमाणुवाद का प्रणेता यानी परमाणुवाद को किसने दिया था, यानी परमाणु के संबंध में थ्योरी किसने दिया था? तो इसमें आप जो है से क्या आंसर बताइएगा? तो इसका आंसर आप बताइएगा डाल्टन। आपका मान लिया कि चॉइस दे देगा डाल्टन, मिल्टन, गिल्टन। तो इस तरह से आपको दे देगा तो क्या बताना है? डाल्टन बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लाते हैं आपको कि परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जो है से क्या कहलाता है? यानी कि बहुत से परमाणु मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा कि अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं, कह सकते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं। यह आंसर होगा। अब इसके बाद जो है से रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इस तरह का क्वेश्चन है। आपको चॉइस देगा कि अणु है, परमाणु है, इस तरह का चॉइस देगा। तो आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु लेता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार की कोटि, परमाणु के आकार की यानी साइज ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ, यानी किसके ऑर्डर में होता है? तो देखिए इसको जो है से चॉइस रहेगा
तो 10⁻⁻10 मीटर, या क्या 10⁻8 सेंटीमीटर। चलिए आपका छठा क्वेश्चन दे रहे हैं। कि नाभिक का आकार, यहाँ पर डॉट डॉट दे दिए, तो यह आपको जो है से क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को कहा जाता है 1 फर्मी। तो देखिए यह आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है से 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नाभिक की खोज आइए। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन है, तो इसका खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन। जे थॉमसन इसका खोज किया था। प्रोटॉन का आपको कौन किया था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का आपका कौन किया था? चैडविक। फिर इसके बाद जो है तो यह सब खोज करता था। अब इसके बाद जो है से अब हम आते हैं कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये सब क्या था? तो ये सब खोज करता था, खोज करता। यह जो है से अपने आप में क्वेश्चन आपका है, इसको जो है से हमने एक जगह लिख दिया। अब इसके बाद जो है से आवेश के बारे में आपसे पूछेगा। आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 × 10⁻⁻10 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है, यानी ये सी। यह चार्ज जो है तो इसका चार्ज का नेचर क्या है? तो निगेटिव आवेश होता है, निगेटिव आवेश। यानी उसका परिमाण यह है, आपका परिमाण जो है, परिणाम नहीं, परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या कहिए 4.8 × 10⁻⁻10 स्टेट कूलम। और उसका नेचर जो है निगेटिव होता है। अब इसके बाद जो है से इसमें कहा जाएगा कि प्रोटॉन के बारे में बताइए। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में भी, आप 4.8 × 10⁻⁻10 ESU स्टेट कूलम। ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन इसका नेचर क्या होता है? तो यह जो है से पॉजिटिव आवेश इसका होता है। तो इस तरह से आपको यह हो गया। अब इसके बाद न्यूट्रॉन आइए। तो न्यूट्रॉन पर जो है से 0 कूलम का आवेश होता है। तो इस तरह से यह हो गया। अब इसके बाद जो है आगे देखिए।
तो देखिए यह जो है से आवेश के बारे में चर्चा किए थे। अब जो है से द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए द्रव्यमान के बारे में चर्चा कीजिए। इलेक्ट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है आपको, तो 9.1 गुने 10 को पावर माइनस 31 kg होता है। या क्या कहिएगा 9.1 गुने 10 को पावर माइनस 28 ग्राम होता है। यह जो है से करीब करीब क्या, करीब करीब 0 के बराबर होता है। चलिए प्रोटॉन के बारे में आइएगा तो 1.66 गुने 10 को पावर माइनस 27 kg होता है। या कहिएगा 1.66 गुने 10 को पावर माइनस 24 ग्राम होता है। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। 1.67 गुने 10 टू द पावर माइनस 27 kg आपका होता है। या क्या कहिएगा 1.67 गुने 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो यह जो आपको हो गया सबसे भारी, यह आपका क्या हो गया, सबसे भारी होता है। यह जो है से क्या हो गया, सबसे हल्का। सबसे हल्का आपका होता है यह, यानी कहेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में जो है से सबसे भारी कण कौन है, तो आप यही कहिएगा कि न्यूट्रॉन सबसे भारी है। यानी हेवीएस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम इज न्यूट्रॉन एंड लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम इज क्या, इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो है से इसमें और जानना है, जो हम अगला क्वेश्चन के अंतर्गत ला रहे हैं। ये 8 क्वेश्चन था। चलिए अब हम 9 क्वेश्चन में लाएंगे, इस सबको मिटाते हैं। प्रत्येक बात को आपको जो है से नोट करना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ई का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश की खोज जो है से किसने किया था? ई की आवेश का खोज किसने किया? डॉट डॉट है तो इसका आपका क्या आएगा, मिलिकन। मिलिकन किया था। यह हो गया। 10 नंबर पर आइए। ई बाई एम बराबर डॉट डॉट। ई बाई एम का मान क्या होता है और इसका खोजकर्ता कौन था? तो इसका खोजकर्ता आपको कौन था? तो इसका खोजकर्ता था थॉमसन। थॉमसन आपका जो है से खोजकर्ता था। और इसके बाद जो है से यह रेशियो होता क्या है, यानी ई बाई एम। ई बाई एम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का रेशियो है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 और 9.1 गुने 10 को पावर माइनस 31। तो यह केजी में है, यह कूलम्ब में है। तो यह जो आपको आ जाएगा वही यह आ जाएगा 1.7 गुने 10 को पावर माइनस 10 को पावर 11 आ जाएगा कूलम्ब प्रति केजी। इस तरह से जो है से आपको ये आ जाएगा। तो देखिए यह जो है से क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। यही इलेक्ट्रॉन का आपका विशिष्ट आवेश है। तो एक क्वेश्चन जो है से आपका रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ई का विशिष्ट स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज, माने इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, डॉट डॉट। तो मान लिया 1.6 गुने 10 को पावर माइनस 19 कूलम्ब अगर कह दीजिएगा तो यह आपका गलत हो जाएगा।
अगर -1 कह दीजिएगा तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? तो यह इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.7 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति kg। यह जो है से आपका आंसर होगा। तो 11 क्वेश्चन हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन पर जो है से हमारे हैं परमाणु यानी एटम का मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। परमाणु का मौलिक कण, तो मौलिक कण क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। यह जो है से परमाणु का आपका मौलिक कण है। चलिए परमाणु का आकार, परमाणु जो है से गोलीय होता है। परमाणु आपका गोलीय होता है और अणु आपका क्या होता है? अणु आपका गोलीय नहीं होगा, गोलीय नहीं, गोलीय नहीं, गोलीय आपका नहीं होगा। गोलीय छोड़ करके आप बोल सकते हैं जो आकार है, कुछ भी बोल सकते हैं कि वह जो है से आपका लंबाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, इस तरह से होता है, लेकिन गोलीय आपका नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है परमाणु जो है और अणु, आइए अणु, तो यह जो है से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यह नहीं लेता है। और इसके बाद जो है यह स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है यानी स्वतंत्र स्थिति इसका है। और इसके बाद जो है से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह जो है से क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में ही भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में यह क्या करता है? भाग लेता है। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हुआ और आगे जो है से क्वेश्चन लाते हैं और इस पर आप जो है से बना हुआ रहें, आपका पूरा जो है से क्लियर होते चला जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन हम आपको जो है से क्या कर रहे हैं कि देखिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 क्या था? यह कूलम्ब था। यही जो है से स्टेट कूलम्ब में आपको आ गया 4.8 × 10⁻⁻10 स्टेट कूलम्ब। तो दोनों में जो है से जरा संबंध देख रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट आपका है। तो देखिए कट गया 48। तो इसका मतलब है कि 1 कूलम्ब बराबर, अगर हम बताएंगे 1 कूलम्ब बराबर पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या कहिएगा? 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम्ब आ जाएगा। तो इसको जो है से आपको ध्यान रखना है। एक स्टेट कूलम्ब अगर कोई कह देगा 1 स्टेट कूलम्ब, तो 1 इतना बोलिएगा, तो 1/3 × 10 को पावर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻9 कूलम्ब आ जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन स्टेट कूलम्ब में आपको आ गया।
परमाणु संरचना सर्वप्रथम किसने दिया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यह जो है से जो दिया था वह दिया था जे थॉमसन। जे थॉमसन जो दिया था पडिंग मॉडल, यानी तरबूज जैसा दिया था, और इसमें जो है से सीड्स इस तरह से घुसा हुआ रहता है। तो परमाणु मॉडल को जो है सबसे पहले जो है से आपको कौन दिया था? तो थॉमसन दिया था। ध्यान रखिएगा, आपको चॉइस में दे देगा कि डाल्टन दिया था, क्या दिया था, ऐसे करेगा। चलिए और जो है से 17 नंबर आपका क्वेश्चन करते हैं। सत्रह नंबर आपका जो है से क्वेश्चन हम क्या ला रहे हैं? तो वह जो है से देखिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ रहता है, इसके बारे में है। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान आपको कहाँ पर केंद्रित होता है? तो नाभिक पर केंद्रित होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, नाभिक में जो है से क्या क्या, न्यूक्लियॉन क्या है, यह जो है से आपका आया हुआ ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए, न्यूक्लियॉन्स क्या है? तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब आपको समझना है कि परमाणु के नाभिक में रहने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब इसके बाद जो है से क्वेश्चन ला रहे हैं, उस पर आप बना हुआ रहे। 18 क्वेश्चन को जो है से मैंने ला दिया है, और आगे जो है से जो क्वेश्चन ला रहे हैं उस पर आपका आप बना हुआ रहिए। तो देखिए, 18 ला दिया, 19 जो है से लाया जाएगा। उन्नीस नंबर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को जो है से किसने किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है से किसने किया था? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि अल्फा कणु से जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको हो गया। तो यह जो है से इस कणु से जो है से आघात किसने कराया था? तो यह जो है से इस प्रयोग को किसने किया था? तो इस प्रयोग को रदरफोर्ड ने किया था। इसने क्या है कि सोना के पत्थर पर जो है से अल्फा किरण से आघात कराया था। सोना के पत्थर पर जो है से अल्फा किरण से क्या कराया था? आघात कराया था अल्फा। अल्फा किरण का मतलब है कि अल्फा कण वास्तव में हीलियम आयन है। तो आपको कहा जाएगा कि अल्फा किरण या अल्फा कण पर कौन आवेश होता है? तो देखिए, अल्फा कण जो है हीलियम आयन है, तो इस पर जो है से कैसा आवेश होता है? तो यह जो है से धनात्मक आवेश होता है। इस प्रयोग को किसने किया था? तो इस प्रयोग को जो है से रदरफोर्ड ने किया था। यह क्या है? ये फॉइल है, यानी सोना का जो है से क्या है? पत्थर है। तो अधिकांश कुछ अल्फा किरण जो है
देखिए कुछ ऐसे मुड़ा था परमाणु संख्या ये, जिसको हम लोग जेड से लिखते हैं। तो परमाणु संख्या का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या या क्या प्रोटॉन की संख्या या नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश परमाणु संख्या का मतलब आइए, तो परमाणु संख्या का मतलब हो गया आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या नाभिकीय आवेश। अब आइए परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जिसको ए से हम लोग लिखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब हो गया कि न्यूटन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान का जोड़ हो गया परमाणु द्रव्यमान आपका N जोड़ P। और इसके बाद यह याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या, यह जो है सब। अब एक ठो आएगा आपको द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, तो देखिए इसके बारे में जानिए कि ये जो है ये भिन्नांक भी हो सकता है। ये क्या शून्य, पॉजिटिव, ये जो है से ए का मान जो है से भिन्नांक होता है। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान जो है से एटॉमिक मास जो है, इसको कहा जाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है से आपका जो है से फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन या होल नंबर दोनों हो सकता है। मैंने फ्रैक्शन आपका हो सकता है, फ्रैक्शन या होल नंबर में भी हो सकता है, होल नंबर। अब इसके बाद जो है से थोड़ा सा एक अंतर है द्रव्यमान संख्या। तो देखिए इसको कहा जाता है आपको मास नंबर। तो मास नंबर कहा जाता है। तो यह जो है से क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है के द्रव्यमान का जोड़ है, यह हमेशा होल नंबर होता है, हमेशा क्या पूर्ण संख्या। याद रखिएगा पूर्ण होल नंबर का मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है यानी भिन्नांक या नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या आपका भिन्नांक यानी कि दशमलव में नहीं आएगा, बट यह याद रखिएगा कि एटॉमिक मास जो है यह आपका भिन्नांक हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब आपको जो है से ध्यान देने की जरूरत है। 21 नंबर क्वेश्चन पर आइए। देखिए उपकक्षा, ये उपकक्षा, उपकक्षा में एस है, पी है, डी है, एफ है। तो यह जो है से एस, तो इसकी आकृति क्या होता है, गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। डी का क्या होता है, तो डमरू होता है, यानी डम्ब बेल। यह क्या होता है, डी की आकृति कैसा होता है, तो डबल डमरू। एफ का क्या होता है आकृति, तो एफ का कहिएगा जटिल या अज्ञात। इसकी आकृति जो है से ऐसा होता है।
देखिए यह गोलीय होता है, यह डमरू जैसा होता है। यह जो है से डबल डमरू आपका है। ये इसकी आकृति जो है से अज्ञात होता है। अब इसके बाद जो है से यह भी आइए कि एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है पी सबसेल में, पी उपकक्षा। डी में जो है से आपका 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और इसमें जो है एफ उपकक्षा में जो है से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यह आपका उपकक्षा हो गया। अब इसके बाद जो है से उपकक्षा को क्या कहा जाता है? सबसेल कहिए या सब एनर्जी लेवल कहिए। तो सबसेल या सब एनर्जी लेवल कुछ भी कह सकते हैं ना। और इसके बाद जो है से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस पर आप जो है से बना हुआ रहें और इसको देखें। चलिए 22 नंबर पर आ गया कक्षा। ये तो देखिए कक्षा क्या है? तो के है, एल है, एम है, एन है, सब कक्षा है। तो देखिए इसमें ऊर्जा का क्रम देखिए, ऊर्जा क्रम आपसे पूछ दिया जाएगा कि किसकी ऊर्जा अधिक है, के या एल। कोई 2 कक्षा दे दिया और इसके बाद कह दिया कि किसकी ऊर्जा अधिक है। तो देखिए के है, एल है, एम है, एन है। तो जैसे जैसे कक्षा संख्या बढ़ रहा है ऊर्जा जो है एनर्जी इसका बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए एनर्जी सीक्वेंस आपका है कि अगर हायर कक्षा रहेगा तो उसकी ऊर्जा हायर होगी। तो इस तरह से जो है से कक्षा के बारे में आप समझ गए। कक्षा उप कक्षा जो है से एक तरह उप कक्षा जो है से क्या है? कक्षा को कहा जाता है सेल, यानी सेल का डिवीजन है। यह आपका क्या है कि सेल का डिवीजन, सेल का विभाजन है। वही आपसे कहेगा कि उप कक्षा क्या है? तो डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड सबसेल, यानी कि सेल का डिवीजन जो है से सबसेल कहलाता है। अच्छा, किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो 2n² होता है, जहां n का मतलब आपका कक्षा संख्या है, ऑर्बिट नंबर है, कक्षा संख्या। कक्षा जो है देखिए इसको सबसेल कहा जाता है या सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सब ऑर्बिट। इसको सेल हम कहे हैं तो इसको जो है से ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं, ऑर्बिट। तो आपसे यह जो है से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट और एनी सेल इज 2n², where n equal to ऑर्बिट नंबर और सेल नंबर। तो इस तरह से जो है से इतना जान गए 22 तक। अब इसके बाद देखिए और आगे ला रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए 23 नंबर पर आइए। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा से, देखिए बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा का मतलब कि हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट आपका है। बाहरी कक्षा से जो है ये भीतरी कक्षा, भीतरी कक्षा का मतलब हो गया लोअर ऑर्बिट।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है से बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है से बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में जो है से कूद रहा है। बाहरी कक्षा का मतलब हो गया आपको, बाहरी कक्षा का मतलब आपको हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का मतलब हो गया आपको आउटर सेल कहिए, बाहरी कक्षा। और इसको जो है से आपको क्या कह देगा, तो इसको कहेगा इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट। तो देखिए यह हो गया आपका क्या, हायर ऑर्बिट का मतलब उच्च कक्षा, उच्च कक्षा भी इसको कह सकते हैं। बाहरी कक्षा का मतलब उच्च कक्षा। आई भीतरी कक्षा हो गया लोअर ऑर्बिट, तो इसको आप निम्न कक्षा कह सकते हैं। तो यह जो है से हमेशा पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहरी से भीतरी में जाता है, जब मान लिया व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और आउटर सेल टू इनर सेल, अगर आउटर से इनर में जो है से इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आउटर का एनर्जी जो है से क्या है, अधिक होता है, इनर का एनर्जी जो है से कम होता है। तो जब आउटर से इनर में जाएगा तो आउटर में थाई और इनर में जाकर के जंप कर रहा है, कूद रहा है, तो इसके पास तो काफी ऊर्जा का जो है से विशाल समूह था, यानी ऊर्जा की विपुल राशि थी, बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास था। जब बाहरी कक्षा में यह था, हायर ऑर्बिट में था, तो बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास था। और यह जो है से आपका लोअर ऑर्बिट यानी इनर ऑर्बिट में जो है से यह इलेक्ट्रॉन जो है से आपका जा रहा है। तो जब ऐसे जा रहा है तो वह बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब रखे हुए था, तो यह जो है से लोअर ऑर्बिट यानी इनर ऑर्बिट में वह इस एनर्जी को कैसे एडजस्ट करेगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका एनर्जी क्या होने लगेगा, इसका एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, तो इसमें इस प्रक्रिया में जो है से ऊर्जा का क्या आएगा, तो कहेगा कि ऊर्जा का अवशोषण होगा कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी कहेगा कि ऊर्जा का लॉस होगा या ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा का लॉस या हानि तय हो गया, तो ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। जब इलेक्ट्रॉन जो है से बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस या इमिशन, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब इमिशन, यानी ऊर्जा का इमिशन होगा, या कह सकते हैं कि ऊर्जा का क्या होगा, लॉस होगा। तो बिल्कुल जो है से इसका उल्टा बात फिर आ जाइए कि उल्टा आइएगा कि भीतरी कक्षा से मान लिया कि अब इनर से आउटर में अगर जा रहा है, इनर से मान लिया कि अगर आउटर में जा रहा है तब क्या होगा, तो बिल्कुल इसका उल्टा बोलिए। इनर का मतलब हो गया क्या, निम्न। तो निम्न कक्षा से आपको क्या जा रहा है, निम्न से क्या जा रहा है, हायर में जा रहा है, इनर से आपका हायर में जा रहा है, यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है। तो जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होगा, तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण, अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण का मतलब हो गया कि ऊर्जा की हानि नहीं, लाभ। ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण का मतलब लाभ होगा, यानी गेन होगा। ऊर्जा का क्या होगा, गेन आपका होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए यह जो है से क्वेश्चन
बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन आपका आ गया, एक ही क्वेश्चन आ गया, दोनों को आपको कंप्लीट रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज या लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस या इमिशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा की हानि होती है। और वही इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, तो निम्न कक्षा का मतलब हो गया कि जब निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन था तो इसके पास ऊर्जा की छोटी राशि था, यह जब उच्च कक्षा में जा रहा है तो उच्च कक्षा में जा रहा है तो इसका एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी अवशोषण होगा, यानी लाभ होगा। तो इसको जो है से आपको समझना है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन जो है से हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है से और क्वेश्चन ला रहे हैं जिसको आप ध्यान रखिए। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन पर आइए। स्थिर कक्षा का सिद्धांत, स्थिर कक्षा सिद्धांत। स्थिर कक्षा का सिद्धांत आपको किसने दिया था, तो नील्स बोर दिया था, नील्स बोर। स्थिर कक्षा के सिद्धांत में नील्स बोर ने क्या कहा था, थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट में नील्स बोर ने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में घूमता रहता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का कोई जो है, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का कोई लाभ या हानि नहीं होता। बट इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को चेंज करता है तो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी ऊर्जा का लाभ या हानि जो है से होता है। तो कहने का तो यह जो है से स्थिर कक्षा के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है से ऐसा नील्स बोर बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है से जब कक्षा चेंज करेगा तो ऊर्जा का भी चेंज होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, अगर अपनी ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है से क्या कर रहा है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऊर्जा का लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। तो यह जो है से स्थिर कक्षा के सिद्धांत में जो है से नील्स बोर ने ऐसा कहा। इसके बाद जो है से 25 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। तो परमाणु संख्या का जो है से खोज कौन किया था, तो मोसले। परमाणु संख्या का बताइए खोज किसने किया था, तो मोसले ने किया था। अब इसके बाद जो है से इस क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पर जो है से हम लोग आते हैं। रदरफोर्ड का सिद्धांत। रदरफोर्ड का सिद्धांत किसकी अवहेलना करता है, किसकी अवहेलना, किसकी अवहेलना करता है, यानी रदरफोर्ड थ्योरी जो था तो किस नियम की अवहेलना करता है, तो इसको थोड़ा से आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी
और इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी। यानी स्थिर विद्युत सिद्धांत, स्थिर विद्युत सिद्धांत, स्थिर गति सिद्धांत। तो इसकी जो है से इस नियम की क्या करता है, अवहेलना करता है आपका। और हो गया ये दोनों। चलिए अब जो है से इस पर आइए। ऑफबाउ जो है, ऑफबाउ सिद्धांत आप पढ़े हैं। तो ऑफबाउ सिद्धांत, ऑफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं। ऐसा नहीं समझिएगा कि ऑफबाउ सिद्धांत का मतलब ऑफबाउ का सिद्धांत या कोई वैज्ञानिक था। यह क्या है, एक जर्मन मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बिल्ड्स अप, यानी भरना। जिसका अर्थ क्या होता है, बिल्ड्स अप। इस तरह से होता है। चलिए 27 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है से हम लोग और क्वेश्चन पर आते हैं। लाते हैं। एक से है तो यहाँ पर ये लिखा जाता है, यहाँ से। तो देखिए एक्स जो यहाँ है, यह तत्व का संकेत आपका है, तत्व का संकेत, यानी सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ये आपको जो सूचित करता है वह क्या है, वह आपका जो है से परमाणु भार है। जेड आपका जो है से परमाणु संख्या है। तो यह भी पूछा गया था कि इसमें जो है से ए क्या सूचित करता है या जेड क्या सूचित करता है। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लिया कि लिखा हुआ है कि ऐसे, तो अब आप समझ गए कि यह जो है से कार्बन है। ए का मतलब है कि उसका परमाणु भार है, 12 जो है ये परमाणु भार है, और जेड के जगह पर जो है से 6 है जो परमाणु संख्या आपका है। तो इस तरह से ये आ गया। चलिए आगे जो है से देखते हैं। 29 नंबर पर देखिए, अक्रिय गैस। आइए, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। तो देखिए इसको कहा जाता है क्या, ये नॉर्ट गैस कहिए या नोबल गैस कहिए। तो इसमें जो है से आप जानते हैं कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इस तरह से है। तो अक्रिय गैस जो है से क्या है कि अस्थाई होता है। अक्रिय गैस आपका क्या है, अस्थाई है। हीलियम, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेरन है, रेडन है। इस तरह से जो है से इसकी संख्या क्या है, 6 ठो।
बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन इसका होता है? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीलियम हीलियम के बाह्यतम कक्षा में, हीलियम के आउटर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा कि अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम के बाहरी कक्षा में जो है से क्या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके बाद जो है से अगला पर आते हैं। तीसरा आइए, समस्थानिक क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु रहेगा। एक ही तत्व का परमाणु दूसरा विशेषता इसका क्या है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु में रहेंगे। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु दूसरा इसका विशेषता क्या है कि जेड जो है से सेम रहेगा। आए जो है से इसका क्या होगा? डिफरेंट होता है। तो ए का जेड का मतलब हो गया कि परमाणु संख्या आपका सेम रहेगा, लेकिन परमाणु भार जो है से डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि C6 है, I12 है, I6 है, I14 है। तो देखिए यहाँ पर जो है से आप देखिए, तो यहाँ पर A बराबर के Z बराबर आपका क्या है? तो Z बराबर आपका 6 है। यहाँ पर भी Z आपका क्या है? तो Z बराबर आपका 6 है। A बराबर देखिए यहाँ पर, तो A बराबर आपका 12 है। A बराबर यहाँ पर देखिए आपका, तो A बराबर 14 है। और कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं कि E क्या है, P क्या है। तो E बराबर P बराबर Z होता है। तो यह भी आपका 6 है। इसमें भी E बराबर P बराबर Z है, तो E 6 है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या सेम होता है। जरा सा न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा? तो 12 घटाव 6 कर दीजिएगा। तो न्यूट्रॉन इसमें क्या आ गया? 6 गो आ गया। इसमें यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 14 घटाव 6, तो ये 8 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष निकल गया कि जेड तो सेम होता ही है, परिभाषा में आपको रहेगा कि जेड सेम होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? तो ई भी जो है, तो यहाँ पर हम लिख ले सकते हैं कि कॉमा पी ये सब सेम रहता है। ये सब आपका क्या रहता है? सेम रहता है। और एन जो है एन आपका डिफरेंट रहता है। मान लिया इसके बारे में पूछ दिया जाए तो एन डिफरेंट रहता है। तो इस तरह से है। और मान लिया कि
हाइड्रोजन का समस्थानिक लीजिएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक। तो देखिए H11 है, फिर H12 है, H13 है। तो यह आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसका नाम आपका है प्रोटियम, प्रोटियम। और इसका नाम है आपका ड्यूटेरियम। और इसका नाम आपका है ट्राइटियम। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन का मान अगर हम निकालेंगे तो ए घटाव क्या आ जाएगा, जेड। ए घटाव क्या आएगा, जेड आएगा। तो ए के जगह पर 1 आपका है और जेड के जगह पर आपका 1 है, तो 1 घटाव 1 0। तो यह क्वेश्चन जो है से आया हुआ है कि कौन ऐसा परमाणु है निम्नलिखित में से कौन ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी एक फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन जो है से एब्सेंट रहता है। तो देखिए वह है आपका क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या है, प्रोटियम है। तो इस तरह का जो है से क्वेश्चन आपको लाया जाता है। तो देखिए हम आपको कहे हैं कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु। तो देखिए यह जो है से कार्बन का ही परमाणु है जो C12 है या C14 है। तो इस तरह से जो है से यह है। हाँ, पीटी में इसका सेम स्थान रहेगा। पीटी यानी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सेम स्थान इसका रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या है आपका कि समस्थानिकों का स्थान जो है से पीरियोडिक टेबल में सेम रहता है, यानी एक ही जगह रहता है आपका, अलग अलग नहीं होता है। तो देखिए अब जो है से इसके बारे में अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, एक क्वेश्चन जिसको आप ध्यान दीजिए। एक है संभारिक आइसोबार। तो आइसोबार किसको कहते हैं, तो विभिन्न तत्व का परमाणु चाहिए। जेड, जेड का मतलब कि परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या डिफरेंट चाहिए, प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट चाहिए, न्यूट्रॉन डिफरेंट चाहिए। और पीटी में स्थान, तो पीटी में जो है से स्थान उसका डिफरेंट होता है। और ये क्या होता है, तो ये सेम होता है, आपको ध्यान देना। तो ये सेम होता है। इसका रासायनिक गुण जो है से जब विभिन्न तत्व है तो रासायनिक गुण आपको भिन्न भिन्न आएगा। रासायनिक गुण मान लिया कि कोई कहेगा तो ऐसे पकड़ लीजिएगा कि जब तत्व भिन्न भिन्न है तो रासायनिक गुण क्या आएगा, रासायनिक गुण आपको डिफरेंट आएगा, यानी अलग अलग रासायनिक गुण होगा। जैसे देखिए मान लिया कि हम ले रहे हैं C6 है, यहाँ 12 है, आयन देखिए यहाँ 7 है, ये 14 है आपका, ये भी 14 है। तो ये दोनों के बारे में जो है से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रहता है 6 है, ये क्या है, जेड है, बराबर P कहिए, बराबर E कहिए, जो 6 है। और यहाँ जेड बराबर P बराबर E बराबर आपका क्या है, 7 है, जो अलग अलग है। तो देखिए जेड आपका डिफरेंट हो गया, E P सब डिफरेंट हो गया। अगर n निकालिएगा तो 14 घटाओ 6 तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर n निकालिएगा तो आपका 14 घटाओ 7 बराबर 7 आ गया। तो देखिए यहाँ 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यह भी डिफरेंट आपका है। तो इस तरह से जो है से इसका यह जो है आपका आ गया क्या, संभारिक का आ गया। संभारिक के बाद जो है से आप देखिए 31-32 पर देखिए, 32 जो हम बता रहे हैं उसको आप देखिए। बत्तीस देखिए समाकृतिक, समाकृतिक इसको कहा जाता है आइसोमॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस को जो है से इस नियम को किसने दिया था, तो मित्चार्लिस ने दिया था। मित्चार्लिस ने दिया।
देखिए सम आकृति का मतलब होता है कि आकृति जो है से क्या चाहिए, आकृति समान चाहिए, आकृति समान। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या चाहिए, समान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है से हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से आपको समझ जाना है कि आकृति सेम है कि नहीं। जैसे मान लिया हम कहें कि NaCl और फिर कोई कह रहा है KCl, तो देखिए इसमें क्या है, 2 एटम्स है, इसमें भी आपका क्या है, 2 एटम्स है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि Na के जगह पर सिर्फ K है, लेकिन आकृति दोनों का सेम होगा, तो यह जो है से आपको आइसोमॉर्फस में आ जाएगा। और मान लिया कि कोई कह रहा है कि MgSO4 N2 और कोई आपको कह रहा है कि ZnSO4 N2 कोई कह रहा है आपको कि FeSO4 N2 तो देखिए इसमें एटम्स आप गिनिएगा, तो Mg का एक है, सल्फर का एक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन का 4 है और हाइड्रोजन का 7 दूनी 14 एटम्स है, और ऑक्सीजन का आपको 7 होगा, चूंकि 7 से इसमें गुना होगा तो आपको 27 एटम्स है। इसमें भी आपको जो है 27 एटम्स है, इसमें भी आपका जो है 27 एटम्स है। तो देखिए यह जो है से आपका क्या है, तो यह जो है से आपका समाकृतिक है, यानी आइसोमॉर्फस है। यही जो है से मान लिया, तो यह आपका क्या है, यह आपका उजला थोथा है ZnSO4 7H2O, यह आपका हरा थोथा है। तो इस तरह से जो है यह आपका इप्सम है। और मान लिया कि कोई कहे कि CuSO4 5H2O, तो यह जो है से आपका क्या है, यह नीला थोथा है या तूतिया कहिए, तूतिया है जो जहरीला होता है। मान लिया कि कोई कह रहा है कि Na2SO4 10H2O, तो इस तरह से ग्लोबल साल्ट है। तो यह क्या आइसोमॉर्फस है, नहीं, अलग अलग एटम्स आ जाएगा। देखिए 5 है 10 है, सही पहचाना रहा है कि यह जो है से आइसोमॉर्फस के अंतर्गत आपका नहीं आएगा, तो यह जो है से आइसोमॉर्फस नहीं है। उसी तरह से मान लिया कि कोई कह रहा है कि CaSO4 MgSO4 या क्या दोनों आइसोमॉर्फस है, तो यस, यह आइसोमॉर्फस है, ये भी आइसोमॉर्फस है, ये भी आइसोमॉर्फस है, बट यह जो है से आइसोमॉर्फस नहीं है। तो यह जो है से 32 हो गया। तो 32 के बाद जो है देखिए 33 क्वेश्चन पर जो है से आते हैं। तैतीस क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कौन है, प्रोटियम है, में न्यूट्रॉन बराबर क्या आ जाएगा, 0 है। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है, बताए थे कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या नहीं होता है। देख लीजिए H1 है ना, H1 2 है, H आपका 1 3 है, तो इसी का नाम प्रोटियम है, प्रोटियम। इसका नाम क्या है आपका, ड्यूटेरियम है। तो देखिए एकरा में न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 1 - 1 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए बाहरी जल, आइए यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाहरी जल या गुरु जल, एक इसी को कहा जाता है गुरु जल। हेवी वाटर, कठोर जल नहीं समझिएगा। तो यह जो है इसका सूत्र क्या है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यह भी पूछा हुआ है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
तो इसका मान लिया, इसका जो है से अगर मान लिया कि कोई कह दे कि अनुभार जो है से क्या होगा, तो देखिए वास्तव में जो है से यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। माने परमाणु का कौन समस्थानिक भाग लिया है, हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक भाग लिया है, तो ड्यूटेरियम लिया है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, यह है आपका क्या है, यह आपका ट्राइटियम है। तो यह भाग लिया है, तो इसको अगर निकालिएगा तो 2D है, तो 2 इंटू डी के देखिए परमाणु भार जो है से क्या है 2, तो 2 गुने 2 का प्लस इसका ऑक्सीजन का 16, यानी यह जो है से 20 आ जाएगा। जबकि क्या है ये H2O के निकालिएगा तो H2O के क्या होता है 2 गुने 1 का प्लस 16, यानी 18 होता है। इसका बाहरी जल का जो है से आपको क्या उपयोग होता है, तो इसका जो है से उपयोग आपको है, यह जो है से बेस्ट मंदक है। का वीडियो जो है से इतना ही पर इसको जो है से मैं विश्राम देता हूं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जखीरा जो है से प्रतिदिन केमिस्ट्री में लाया जाएगा, और आपसे अनुरोध है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो में बना रहें और शुरू से अंत तक देखें। तो धन्यवाद।